नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत का भूगोल की पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपको और अच्छे से और मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाऊं। वैसे भी मतलब नॉर्मली करते ही हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज उसका ये 8वां लेक्चर होगा, 8वां पार्ट होगा भारत के भूगोल का, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर और है लैंग्वेजेस वाला, भाषाओं वाला, उसको भी देख लेते हैं। उसमें 8-10 सवाल हैं, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो चैप्टर है भाषाएं, ठीक है। 5-7 भाषाएं हैं। मतलब एक बेसिक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है कि जैसे भारत में सबसे ज्यादा अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, वो प्रश्न कई बार पूछा गया। और एक दो थोड़े से मतलब एक आध जो क्या कहना चाहिए उसको, जो मेरी भाषा में बकवास प्रकार के प्रश्न है वो हैं। चलिए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के संदर्भ में हल्वी, हो और कुई पद किससे संबंधित है। तो अपन देख के आए थे ना, हो एक जनजाति भी थी जिनके यहाँ वो अंडी और समथिंग लाइक उस टाइप का एक विवाह होता था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो वही पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में हल्वी और हो और कुई पद किससे संबंधित हैं। अब जनजातियां हैं तो उनकी जनजातीय भाषा भी होंगी। तो पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या है? जनजातीय भाषाएं हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे PYQ से मुझे सिर्फ हो पता था, ठीक है, मुझे पता था कि हो एक जनजाति है तो जनजातीय भाषा होंगी। ये फायदा PYQ का आपको होता है। चलिए, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो बंगाली है ना। हिंदी के बाद बंगाली दूसरे नंबर की भाषा है पूरे विश्व में जो सर्वाधिक बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाली, ठीक है। ये सवाल 4-5 बार आया है तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग क्या दिमाग लगा लेते हो, अच्छा तमिल पुरानी भाषा है तो हिंदी के बाद तमिल बोली जाती होगी। मतलब जो कॉमन सेंस वाला दिमाग लगाओगे, अनकॉमन वाला, ठीक है। बंगाली सबसे ज्यादा भाषा है हिंदी के बाद जो बोली जाती है, ठीक है। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो सिर्फ प्रश्न घुमाएगा, लैंग्वेज घुमाएगा। अब ये झारखंड PCS 2021 में पूछा है, यूपीएससी 1993 का सवाल है, ठीक है। तो कौन सी भाषा है? बांग्ला, ठीक है, बंगाली या बांग्ला, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ये फैक्ट काफी सही है ना। मतलब फैक्ट की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है। MP में भी पूछा गया है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। तो कौन सी? बंगाली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अब वही क्वेश्चन है तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू में, ठीक है। निम्नांकित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। भाषाओं को कुछ समूहों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिनमें सिनो तिब्बतन है, इंडो आर्यन है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है, जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो है इंडो आर्यन समूह के लोग, ठीक है। इंडो आर्यन समूह, यही हिंदी वाली लैंग्वेज आ जाती है इसमें, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाषाई ग्रुप जो है वो इंडो आर्यन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो जो खासी भाषा है ना, जो आपकी गारो, खासी, जयंतिया तीनों भाषाएं हैं, वो किस समूह की हैं? वो एक इंडो आस्ट्रिक या ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, खासी, ठीक है। चलिए, अब इस सवाल को आप यूपी स्पेशल भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। अब आप देख रहे हो, ए क्षेत्र जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिया गया है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? आपकी ब्रज भाषा, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा बोली जाएगी। फिर जो आप बी वाला क्षेत्र देख रहे हो, यह आपका लखनऊ वाला एरिया है, यहां कहीं आ जाके लखनऊ पड़ जाता है। तो यहां कौन सी भाषा बोली जाएगी? अवधी बोली जाएगी। तो ए में ब्रज भाषा हो और बी में अवधी हो। तो देखो सी ऑप्शन है, ए में ब्रज भाषा है, बी में अवधी है। फिर आप थोड़ा सा इधर पूर्वांचल की साइड आ जाओगे तो यहां भोजपुरी का प्रयोग लोग करते हैं, सी नंबर पे भोजपुरी होगी। और ये बिहार के मिथिलांचल वाला एरिया है, बिहार से चिपटा वाला एरिया है। तो बिहार में मिथिलांचल करके एक एरिया पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ करके एरिया है, वैसे ही तो ये उससे चिपटा हुआ वाला एरिया है। तो यहां मैथिली भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। मैथिली भी एक भाषा है, बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सबसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज भाषा, उसके बाद अवधी बोली जाएगी, पूर्व में बढ़ेंगे और पूर्व में बढ़ जाओगे तो भोजपुरी बोली जाएगी। बिहार से सटे हुए वाले एरिया में आ जाओगे तो भोजपुरी और मैथिली बोली जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। भारत में कुछ 5-6 प्राच्य भाषाएं हैं
2014 में ओडिया को दिया गया था। उससे पहले जो आपकी प्राच्य भाषाएं हैं वो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है और मलयालम है। ठीक है, ओडिया को 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके बेसिकली वो क्या होते हैं कि मेन क्या इनमें होने चाहिए, तो माना जाता है कोई भी ऐसी भाषा को प्राच्य भाषा का दर्जा दिया जाएगा जिसका अपना पुराना एक इतिहास है ना, जिसको लोग बोलने में अपनी क्या कहते हैं रिचुअल्स मानते हैं, उनका एक सांस्कृतिक इतिहास है उस भाषा का, उसकी बेहतर लिपि हो, व्याकरण हो। तो ये सारी कैटेगरी जो भी भाषा पूरी करती है वो प्रायः क्या कहते हैं प्राच्य भाषा, मतलब प्राचीन भाषा कहलाती है। संस्कृत आपकी है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है और ये ओडिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका आ गया मेन चैप्टर जो हमें आज कंप्लीट करना है, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये भारतवर्ष के या भारतीय उपमहाद्वीप के दो बड़े अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र को। तो आप मैप देख लीजिए, यह आपके मास्टर की कलाकारी का मैप है, मतलब मेरे नोट्स की मैप है, वो मैंने यहां पेस्ट करा दिया है और ये आपका बुक में दिया हुआ मैप है। तो इनको जूम इन की सहायता से देखते चलते हैं, बढ़िया से दिखेगा। देखो तो गंगा नदी जो है देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में आके गंगा शुरू होती है। उससे पहले अभी हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से पंचप्रयाग भी देखेंगे। ठीक है, तो देवप्रयाग में आके क्या होती है, गंगा बननी शुरू होती है और आप देखते चलो कि उसके बाद फिर ये यहां से इसमें नदियां मिलनी शुरू होती हैं। तो सबसे पहले जो नदी मिलती है दैट इज रामगंगा। रामगंगा रिवर सबसे पहले मिलती है, फिर आके गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, इनको याद रखोगे, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, कैसे भी करके, चाहे शॉर्ट फॉर्म जी है ना, जी के है ना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ऐसे करके कर लो। ये चार नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ठीक है, नीचे से देखोगे तो सबसे बड़ी जो नदी इसमें आकर मिल रही है, अब इसका देखोगे तो ये वाला हिस्सा दाहिना है, ये बायां है। तो बाईं तरफ से सबसे पहले जो आके नदी मिलती है दैट इज यमुना, और यमुना में कुछ ये सहायक नदियां मिल रही हैं, बेसिकली कौन सी, चंबल, बेतवा, केन। तीन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखोगे, ये चंबल है, ये बेतवा है, ये केन है। ठीक है, फिर उसके बाद एक सोन नदी है जो सीधे गंगा से जाके मिल जाती है। फिर यहां फरक्का से क्या होती है, गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली और दूसरी क्या है आपकी पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बहती है, जो आपके आगे ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी और बंगाल के डेल्टा का निर्माण करेगी, सुंदरवन डेल्टा का। ठीक है, फिर इस हुगली में इधर से दामोदर आके मिल जाती है और ये यहां निक्षेपित हो जाती है दामोदर नदी के डेल्टा या हुगली नदी के डेल्टा के नाम से। ठीक है, चलिए तो ये बेसिकली गंगा नदी तंत्र है पूरा। यही इधर भी दिखाया गया है, यही नदियां इधर भी दिखाई गई हैं। इसमें थोड़े खतरनाक तरीके से था तो मैंने कहा थोड़ा सरल वाला जो आपके मास्टर की कलाकारी है वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब आगे प्रश्न करते हैं इससे रिलेटेड। पहला सवाल है, गंगा नदी उदाहरण है ना, तो नदियों के बहने के प्रकार होते हैं, कुछ नदियों के बहने को मानते हैं कि भाई ये नदी इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, मतलब आप अपवाह स्वरूप उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह स्वरूप है। पूर्ववर्ती क्या होता है भाई साहब, जैसे पहले से बह रहे हैं वैसे बहते रहेंगे, तुम पहाड़ उठाओ, नदी उठाओ, कुछ उठाओ, हम नहीं हटने वाले। ये है पूर्ववर्ती, मतलब जैसे पहले से बह रहे हैं। तो क्या हुआ, इनके मार्गों में अगर पर्वत उठे भी तो इन्होंने उसको भी काट दिया, जो सिर उठेंगे उनको, है ना, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। तो जो पर्वत अगर उत्थित भी हुए तो ये अपने ही स्थान पर बहती रही और उन पर्वतों को काटती रही। ठीक है, तो पूर्ववर्ती प्रायः जो हिमालयी नदियां हैं वो पूर्ववर्ती स्वरूप का अनुसरण करती हैं, पूर्ववर्ती प्रवाह का अनुसरण करती हैं। और पूर्ववर्ती प्रवाह क्या होता है, जो पहले से जैसे बहती आ रही है उसी हिसाब से बहेगी। ठीक है, तो पूर्ववर्ती प्रवाह है ना। अनुवर्ती प्रवाह होता है जो प्रायः ढाल का अनुसरण करती हैं, दैट इज अनुवर्ती प्रवाह मानते हैं। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी किस अपवाह का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो मैंने अभी आपको मैप में देख के बताया था कि फरक्का के पास क्या होती है, गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक भाग उसका हो जाता है हुगली जो भारत में ही रहता है, और दूसरा हो जाता है आपका पद्मा। ठीक है, पद्मा नदी आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करके उधर से ब्रह्मपुत्रा से मिलती है और फिर वो उसके बाद बंगाल का डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो बांग्लादेश में आपसे पूछ रहा है कि गंगा को क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं आपकी पद्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, सेम रिपीटेड सवाल है, किस नाम से जानते हैं,
पद्मा, ठीक है, पद्मा याद रखोगे। जैसे लोहित है, लोहित तो उसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की, अभी आगे देखेंगे प्रश्न के माध्यम से, ठीक है। तो याद रखोगे ये सवाल 2-3 बार पूछा गया है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा क्या हो जाती है, तो गंगा क्या हो जाती है, पद्मा हो जाती है। इसे मैंने कैसे याद कर रखा था, बांग्लादेश की जो वो हैं, क्या कहते हैं, पीएम है, वो शेख हसीना है, ठीक है, तो उसको मैं कहता हूं अम्मा, ठीक है। तो अम्मा और पद्मा दोनों सेम सा मुझे साउंड होता है, मतलब कहीं से भी कनेक्ट कर लेना है यार, याद रह जाए। मेघना और पद्मा में कंफ्यूजन होता था, तो इसलिए मैंने कर लिया, अच्छा वो अम्मा है तो पद्मा है, ठीक है, अम्मा पद्मा सेम सा साउंड सा आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है, सेम सवाल, रिपीटेड सवाल, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ऑप्शन टिक करके आगे चलेंगे। चलिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा पद्मा के नाम से उससे मिलती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र देख लो कहां है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या कर रही हैं, आपके सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। झेलम तो कहां चली जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, माना जाता है कि गंगा काफी प्रदूषित हो गई है, ठीक है। जो नदी जितनी अधिक पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, यार ये तो कोई बात नहीं है, हैं? जो नदी जितनी अधिक पवित्र होगी उतनी अधिक प्रदूषित होगी, ये तो बकवास बात है, कथन सही है। गंगा नदी क्या है, काफी पवित्र नदी है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गंगा नदी की जलोढ़, ठीक है, ये डा नहीं है, ड़ा है। गंगा नदी की जलोढ़ जो मृदा की गहराई है वो भूमि सतह के लगभग कितनी नीचे है, तो माना जाता है 5 से 6,000 मीटर नीचे तक गंगा ने निक्षेप भरे हैं। हमने जब पढ़ा था, हमने जब हिमालय पढ़ा था, तो हमने देखा था कि क्या हुआ था, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो क्या हुआ था, जो क्या कहते हैं, दोनों के टकराने से जो पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत, तो उसके नीचे क्या हुआ, एक अग्र गर्त का भी निर्माण हो गया, और उस अग्र गर्त को भरने का काम किया आपकी हिमालयी नदियों ने, और हिमालय से जो जलोढ़ बहा के लेके आए, जो अपने साथ मलबा बहा के लेके आए, उससे उसको भर दिया, पाट दिया, और आज वो पटा हुआ एरिया कहलाता है आपका गंगा का मैदान। तो वही ये पूछ रहा है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के लगभग नीचे कितनी है, तो माना जाता है लगभग 6,000 मीटर का वो गड्ढा था, 5 से 6,000 मीटर का, जिसको गंगा के जलोढ़ ने भर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूटों से उत्तर कूटें। देखो सबसे पहले ये समझ लो, ये क्या ले आए सर, जलेबी सी, देखो ये क्या है, ये हैं आपके पंचप्रयाग, इनको हम कहते हैं। सबसे पहले आप 4 ऊपर ग्लेशियर देखोगे, कौन कौन से, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, YGKB, ठीक है, इसको याद रखोगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनसे नदियां निकलती हैं। मेन नदी जो निकल रही है वो आपके निकल रही है बद्रीनाथ ग्लेशियर से, जिसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा से ही सारी नदियां आके टकराएंगी, विभिन्न प्रयाग बनेंगे। अभी अपन सारे प्रयाग याद कर लेंगे। ये याद रखना कि भाई साहब ए अलकनंदा, जैसे मैंने याद कर लिया था कि पहला जो अक्षर है ना अंग्रेजी का वो ए है, तो ए बड़ा है, उसी से आके टकरा रहे हैं कि आजा मैं टकराता हूं तो उससे फिर प्रयाग बनेंगे। तो अलकनंदा को याद रखना, अलकनंदा से आके टकराती हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, ठीक है, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, ऐसे अलक निरंजन, तो अलकनंदा है तो मैंने अलकनंदा को अलक निरंजन, मैंने एक साउंड बना लिया, अलक निरंजन बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, तो आप भी ऐसी साउंड बना सकते हैं, इसको 10 बार बोलो, मम्मी को 4 बार बोल के सुनाओ, अलक निरंजन बद्रीनाथ, ठीक है। तो जो अलकनंदा नदी है वो कहां से निकलती है, बद्रीनाथ से। अब देखो, अब इसमें नदियां मिलनी आके शुरू होंगी। जैसे सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है, वो मिलती है आके धौली गंगा, ठीक है। अब धौली, तो भाई साहब क्या कर रही है, धो रही है, किसके चरण धो रही है, विष्णु भगवान के चरण धो रही है। मतलब गंगा ने धोली, किसके चरण धोली है, विष्णु भगवान के। तो भाई किसी भगवान जी के ही तो चरण धोगे, हमारे थोड़ी ना धोगे, अपने थोड़ी ना धोगे, है ना। तो क्या है कि धौली गंगा, तो धौली गंगा किसके चरण धो रही है, विष्णु प्रयाग, तो धौली से आप याद रख लोगे विष्णु, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग। फिर आ जाएगी नंद नदी, ठीक है, नंद प्रयाग आ जाएगा, सॉरी, और नदी का नाम क्या है, नंदाकिनी, ठीक है। तो येलो कलर वाली जो आप देख रहे हो, तो नंदाकिनी और नंद प्रयाग, ये तो सरक है। और सारी अलकनंदा से मिल रही है, याद रखना।
ए प्लस सबसे पहले क्या हुई डी, तो क्या हो गया बी हो गया, फिर ए प्लस एन मिला मतलब अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग हो गया। फिर देखो, फिर तीसरी ग्रीन कलर वाली जो देख रहे हो वो है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आके टकराएगी, जब पिंडार नदी आके टकराएगी किससे, अलकनंदा से, तो क्या बनेगा, तब बनेगा आपका कर्ण प्रयाग। देखो पिंड है ना, पिंड और कर्ण एक सा साउंड आ रहा है ना, दोनों में ढा वाला आ रहा है, पिंड और कर्ण। याद करने को बता रहा हूं, लिख लेना ये ऐसे अपनी बुक पे ताकि रिमाइंड रहे, बाद में रिवीजन करो तो ठीक है। तो पिंडार नदी आके बनाएगी कर्ण प्रयाग। फिर जब ये तीन इधर से आके मिल गई तो ये तीन नाराज हो गई, बोले अच्छा तुम ही मिलोगे हम नहीं मिलेंगे, तो ये भी तीन आके मिलने लग गई। देखो कैसे कैसे मिल रही है, ये भी तीन आके मिलने लग गई। देखो तो कैसे मिलेंगी, केदारनाथ से जो निकली हुई क्या है, भागीरथी सॉरी भागीरथी तो गंगोत्री से निकलेगी है ना, ये निकलेगी ये, फिर ये नदी क्या करेगी ये नदी बनाएगी आपकी रुद्रप्रयाग। ठीक है, जो नदी आपकी केदारनाथ से निकल रही है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकल रही है वो आपके बना रही है रुद्रप्रयाग। इसको कैसे याद रखोगे, एक मंद है, एक मंद है, एक रुद्र है। मंदाकिनी मंद है और वो जब मिल गई अलकनंदा से तो क्या हो गया, रुद्र हो गया। तो मंद और रुद्र देखो मतलब अपोजिट वर्ड है, इनको कनेक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार से फिर आपकी आती है गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी, जो नीचे आके मिलती है देवप्रयाग में अलकनंदा से, और यहां से ये क्या कहलाती है। इसके बाद अलकनंदा का अपना अस्तित्व खत्म, भागीरथी का अपना अस्तित्व खत्म, और ये दोनों मिलकर कहलाती हैं गंगा, और बाद में यमुनोत्री से निकली हुई गंगा में आके मिलती है यमुना नदी। तो इस प्रकार से आप पांचों प्रयाग याद रखोगे, ऊपर से नीचे याद रखने हो तो VNKRD ऐसे याद रख लो, VNKRD। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझने का बता दिया कि विष्णु है तो चरण धोएगी, धौली गंगा है। ठीक है, नंद प्रयाग है तो क्या होगा, मंदाकिनी नदी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए तो अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर कूटिए, कूट लेंगे भाई। देवप्रयाग है ना, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। ये रहा आपका देवप्रयाग, यहां से गंगोत्री से भागीरथी आ रही है और अलकनंदा, सारी नदियां अलकनंदा से ही आकर मिल रही हैं। इस ए को याद रखना, कंफ्यूज कर देता है, ये सारी अलकनंदा से आकर मिल रही हैं। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रुद्रप्रयाग देखो, रुद्र रहे, अलकनंदा से तो मिलेंगे ही सब, प्लस मंदाकिनी, मैंने आपको बताया था मंद है और रुद्र है, तो रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी ठीक है ना। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, मैंने आपको बताया था अलक निरंजन बद्रीनाथ ऐसे करके याद कर लो। तो अलकनंदा नदी आपकी जो है वो कहां से बहती है, वो बहती है बद्रीनाथ से, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, तो शंकराचार्य द्वारा जी स्थापित केदारनाथ नहीं था, बद्रीनाथ पीठ है जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ मानी जाती है। साथ ही जो केदारनाथ का महत्व है वो शंकराचार्य जी के समाधि स्थल की वजह से भी है, तो यहां इनके द्वारा स्थापित नहीं है, 4 गलत हो जाएगा, मतलब 1 2 3 सही होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, और आपके लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, रिपीट होने की संभावना है, बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल में सारी चीजें जांच ली आपकी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। फिर वही आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, सबसे बढ़िया सवाल होते हैं। चलो, अब सर आप बता रहे थे रुद्रप्रयाग है, तो एक रुद्र है और नदी कौन सी मिल रही थी, मंद वाली मिल रही थी, मंदाकिनी। बाकी अलकनंदा तो सबसे मिलेगी ही, अलकनंदा तो सबसे मिलेगी ही। ठीक है, रुद्रप्रयाग है तो क्या होगा, मंदाकिनी नदी मिलेगी। अब इसमें ये विष्णु गंगा ना होकर अलकनंदा ही होगी, अलकनंदा ही होगी। ठीक है, अलकनंदा, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेंगे तो रुद्रप्रयाग बनेगा, मतलब ए का 4 होना चाहिए। लो, एक ही पता है तो ऑप्शन मिल गया। आगे चल लो और देख लो, नंद्रप्रयाग, जो नंद्रप्रयाग होगा, सॉरी ये यहां कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, मुझे याद आ रहा है आपके पेपर में भी मिस्टेक थी। ठीक है, क्योंकि देखो अलकनंदा और मंदाकिनी यहां दे रखी है, तो रुद्रप्रयाग में जो मिलेगी अलकनंदा से मंदाकिनी मिलेगी, तो ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला देखते हैं आगे, नंद्रप्रयाग। ठीक है, नंद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही थी, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी, तो यही गलत था ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है आपका, ये पेपर में भी ऐसे ही था, आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया है। इसको आप कर लो अलकनंदा प्लस कौन सी मिल रही है, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी नदी आके मिल रही है, अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है,
चलो, तो कर्ण प्रयाग जो है वो किससे था? कर्ण और पिंडार, मैंने आपको बताया था पिंडार, तो सी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। देखो सी का तीसरा ये है। और देव प्रयाग आपकी भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, यहां देव प्रयाग होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी का 4 होगा, जो नंद प्रयाग है वो किससे बनेगा? अलकनंदा और नंदाकिनी से। ये आपकी बुक में भी ऐसे ही मिस टाइप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको सही कर लेना आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अब देखो, मंदाकिनी नदी आकर किससे मिलेगी? सारी नदी आकर किससे मिल रही है? आपकी अलकनंदा से आकर मिल रही है, ठीक है। तो मंदाकिनी भी किससे आकर मिलेगी? आपकी अलकनंदा से आकर मिलेगी, ठीक है, अलकनंदा। चलो, और ये अलकनंदा कहां है? ऊपर, यहां केदारनाथ के बाद चौराबाड़ी ग्लेशियर करके पड़ता है, वहां से आती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो धौली गंगा और पूर्वी धौली गंगा दो नदियां मानी जाती हैं, जिसमें से आपसे पूछ रहा है पूर्वी धौली गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। और काली नदी आपको मिलेगी ये, ठीक है, ये शारदा नदी जो आप देख पा रहे हैं भारत नेपाल की सीमा पर, ये काली नदी है और इसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? काली नदी की, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं? तो अलकनंदा के साथ भागीरथी कहां मिल रही है? अपने देवप्रयाग में मिल रही है, ठीक है, क्योंकि ये तो यहां से क्या है, भागीरथी आके मिल रही है, देवप्रयाग गंगा, यहां से गंगा हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे प्रयाग आपको मैंने समझा दिए हैं, याद भी, दिमाग में बसने के भी बता दिए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी आकर मिलती हैं? सेम सवाल है, बस ऑप्शन अलग अलग है। किस पे मिलती हैं? देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। कौन? अलकनंदा के साथ भागीरथी नदी, ठीक है। अब आप देख लो, इन प्रयागों से ही आपसे कितने सवाल पूछे गए हैं, तो एक बार बैक जाके दोबारा जहां मैंने प्रयाग समझाए हैं उनको देख लेना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहां आकर मिलती हैं? फिर वही रिपीट सवाल है, देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अब देखो, केदारनाथ से बह रही है और रुद्रप्रयाग तक बह रही है, तो कौन सी नदी है आपकी? मंदाकिनी। रुद्र है और मंद है, मैंने आपको बताया, एक मंद है एक रुद्र है, तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? तो बद्रीनाथ धाम है प्रसिद्ध मंदिर, और मैं आपसे कह रहा हूं अलक निरंजन बद्रीनाथ, मतलब अलकनंदा नदी के तट पर क्या है? बद्रीनाथ है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी के तट पर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतने सारे लोग देख रहे हो और वीडियो को लाइक वाइक करते रहा करो, ठीक है। अच्छी लगे, समझ में आया करे तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दिया करो, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, आप लोग अच्छे व्यूज देते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखते हैं, मतलब खराब भी लिखो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है लिखो, स्वतंत्रता है, मूल्यांकन तो उसी से होगा। चलिए, मतलब लिखा कीजिए, ठीक है। चलो, भारत की सबसे बड़ी बहा नदी है, तो माना जाता है भारत में लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2500 शायद 15 किलोमीटर है, 2500 समथिंग किलोमीटर है गंगा नदी, जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। हालांकि सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का अपवाह की लंबाई जो है वो गंगा से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो संपूर्ण रूप से क्या होती है, भारत में नहीं बहती है, भारत में उनकी लंबाई कम है। और चचा यही पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ी बहा नदी कौन सी है, तो क्या हो जाएगी आपकी? गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है, सेम सवाल, रिपीट सवाल, तो क्या हो जाएगी भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। चलो अगला सवाल देखते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो थी वो निकल रही थी कहां से? गोमुख से, ठीक है, या गंगोत्री से, और नीचे आके मिल रही थी अलकनंदा नदी से, जो अलकनंदा नदी निकल के आ रही थी बद्रीनाथ से, ठीक है, केदारनाथ से, ठीक है। सॉरी, अलकनंदा नदी आपकी कहां से निकल के आ रही थी? अलकनंदा नदी आपकी निकल के आ रही थी, एक मिनट, अलकनंदा नदी जो थी मैप में देख लीजिए, ये आपकी निकल के आ रही थी बद्रीनाथ से, ठीक है। इससे आगे भागीरथी नदी मिल रही थी और गंगोत्री से, ठीक है। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, और मिलकर वो क्या बनाते हैं? देवप्रयाग।
चलो, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है तो चिन्हित कीजिए। ठीक है, गंगा नदी की ऊपर से मिलने वाली जो नदियां हैं, मतलब क्या कहते हैं, गंगा नदी इधर अगर बह रही है तो जो बाएं क्रम से मिलने वाली, ऊपर से मिलने वाली नदियां हैं, उनमें गोमती नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में फुलहर झील पड़ती है, वहां से होता है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र से ही होता है, क्योंकि पीलीभीत को ऐसा कोई वो नहीं मानते हैं। इसको जूम करके देख लीजिए, तो कौन सी नदी है जो क्या कहते हैं मैदान से ही निकलती है, ये देखो आप, गोमती यहीं से निकल रही है ना, बिल्कुल यहीं से निकल रही है। तो गोमती नदी है गंगा की सहायक नदी, और ये देखो ये निकलती आई गोमती, इसकी सहायक नदी है सई, गोमती की सहायक नदी है सई, और बाद में दोनों आके किस में मिल गई, गंगा में मिल गई। ठीक है, तो गोमती इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल काफी अच्छा है, इसको याद रखना, वनडे यूपी के जो एक दिवसीय वाली परीक्षा होती है ना, उनमें कई बार पूछा गया। चलो आगे चलते हैं। कथन एक दिया है, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। मृत मतलब, यहां मृत से मतलब है आपका प्रदूषण से मृत का मतलब है। ठीक है, मतलब प्रदूषित है गंगा दिल्ली और आगरा के मध्य। ठीक है, अच्छा, फिर उसका कारण क्या है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, यमुना असतत वाहिनी नहीं है, क्या कहते हैं, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां प्रायः सतत वाहिनी नदियां कहलाती हैं, हमेशा बहने वाली नदियां हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियों को हम असतत वाहिनी कहते हैं या मानसूनी नदियां कहते हैं। तो कारण तो बिल्कुल गलत हो गया, और ए सही है। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषण के कारण मृत सी हो जाती है नदी, इतनी गंदी और वैसी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आप देखोगे बेतवा, दंबल नहीं, चंबल है। अरे भाई चंबल है, ठीक है, चंबल, केन और रामगंगा। तो रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है, क्या कहते हैं, सबसे पहले गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों में से है। ये देख लो, गंगा में जो ऊपर से सहायक नदियां मिल रही हैं उनमें सबसे पहले आके मिल रही है रामगंगा। ये गंगा रही, अलकनंदा, भागीरथी यहां मिली देवप्रयाग में, यहां से गंगा बहती हुई शुरू हुई और सबसे पहले आके मिल रही है इसमें रामगंगा। बाकी बेतवा, चंबल, बेतवा, केन है ना, ये तीनों किसकी सहायक नदी हैं? ये यमुना की सहायक नदी हैं। सबसे पहले चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी है तीनों। रामगंगा किसकी है? गंगा की है। तो वही पूछ रहा है सहायक नदी यमुना की कौन सी नहीं है? रामगंगा। चलो, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो यमुना नदी को यमुनोत्री के पास बंदरपूछ जो है ग्लेशियर है, वहां से यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। तो वही पूछ रहा है यमुना नदी का उद्गम कहां से है? तो बंदरपूछ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक सवाल है तो आपको पता ही होगा, ल्यूसेंट वाला सवाल है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व, है ना। हमेशा जब भी ऐसा दिशा वाला सवाल आए ना तो एक एरो बना लो, पश्चिम से पूर्व मतलब ऐसे देखना है। तो सबसे पश्चिम से जो गंगा से यमुना से आकर मिलती है वो चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, फिर केन मिलती है। पश्चिम से पूर्व चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, फिर उसके बाद सोन नदी है, लेकिन वो तो सीधे गंगा से जाके मिलेगी। तो चंबल, बेतवा, देखो चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, अब देखो, अब अपनी मान लो इसमें सिंध नहीं है, तो अभी अब इस हिसाब से मिला लेते हैं। चंबल मतलब 4 के बाद 2 लास्ट में होना चाहिए, 4 इसमें लास्ट में है। तो सबसे पहले देखो चंबल मिल रही, ये तीनों वैसे ही कट गए। सबसे पश्चिम में कौन है? चंबल है। चंबल के बाद कौन है? सिंध है। ठीक है, तो इसमें बनी हुई नहीं है, इसमें आप बना लो। चंबल के बाद सिंध है, यमुना से आके मिल रही है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो देखो, एक याद रखना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये सब तो यमुना से मिल रही हैं, लेकिन एक नदी है सोन। ठीक है, तो ऐसा याद कर लिया था कि सोना है, तो सोना कह रही, क्योंकि यमुना आप देखो कि दिल्ली में और काफी प्रदूषित है, काली काली सी हो गई है, तो सोन नदी है, वो सोना है। वो कह रही मैं तुझसे क्यों मिलूंगी, मैं तो गंगा से मिलूंगी, गंगा स्मार्ट है ना, क्योंकि मैं खुद सोना हूं, गंगा स्मार्ट है, तो मैं गंगा से जाके मिलूंगी। तो सोन नदी जो है वो किससे जाके मिलती है? वो जाके मिलती है सीधे गंगा से। ये देख लो आप, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और सीधे जाके कहां मिल रही है? गंगा से जाके मिलती है। तो वही है, कौन सी? यमुना से नहीं मिलती, चंबल, बेतवा, केन तीनों मिलती है, सोन नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। याद करने, रिमाइंड रखने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? तो चंबल की सहायक नदी देखो कौन कौन सी है। अब देखो, जूम करके देख लो,
देखो चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये रही चंबल मेन, ये रही चंबल, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। ठीक है, तो देखो कौन सी नहीं मिल रही है, पार्वती है, बनास है, ठीक है, पार्वती है, बनास है, बेतवा तो अलग नदी है ना, बेतवा तो उसकी बल्कि यमुना की मुख्य सहायक नदी है। चंबल बेतवा केन हम देख रहे थे, चंबल सिंध बेतवा केन ये देख रहे थे ना, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, इसको आप याद कर लें। तो बेतवा जो है वो चंबल की नदी नहीं है, वो तो किससे मिल रही है, यमुना से मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो, बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहां से निकलती है, बेतवा नदी माना जाता है बिंद की पहाड़ियों से निकली हुई नदी है, बा से बेतवा, बा से बिंद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी कहां से मिलती है, विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है, बा से बेतवा, बा से बिंद, याद रखोगे। ठीक है, चलो इसीलिए बताता चलता हूं कुछ ना कुछ, इनको गोला कर लेना ऐसे, ताकि जब पढ़ रहे हो तो दिमाग में अच्छा बा से बेतवा, बा से बिंद, क्योंकि आसपास कई है, सतपुड़ा भी वही है ना, तो उसको कंफ्यूज ना हो इसलिए। बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की बेतवा सहायक नदी है, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए, चंबल सिंध बेतवा केन। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। अब उत्तर वाहिनी का क्या मतलब हो गया, कि जो ऐसे करके उत्तर की तरफ बह रही हो। अब गंगा में जो ऊपर से नदी आके मिल रही है, रामगंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, तो ये जो रामगंगा में ऊपर से आके मिल रही हैं, सॉरी गंगा में ऊपर से आके मिल रही है, ये क्या हो गए, ये तो दक्षिण वाहिनी हो गई, ऐसे मिल रही है ना। अब जो नीचे से मिल रही होगी गंगा में, वो होगी उत्तर वाहिनी। तो नीचे से कौन सी मिल रही है, एक तो यमुना मिल रही है, और एक दूसरी कौन सी मिल रही है, सोन। मैंने अभी आपको बताया था सोन नदी है। वो कह रही है अच्छा यमुना तुम तो काली हो, मैं तुमसे क्यों मिलूं, मैं सोना हूं, मैं तो गंगा जाके मिलूंगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब घाघरा, गंडक, कोसी ये सब क्या है, ये सब दक्षिण वाहिनी है, लेकिन उत्तर वाहिनी कौन सी हो जाएगी, आपकी सोन नदी हो जाएगी उत्तर वाहिनी। चलो 38वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखो ये सारी नदियां क्या हैं, ये सारी नदियां ऊपर से जो मिल रही हैं वो बाएं तट से मिल रही हैं। कौन कौन सी मिल रही हैं, देखो गोमती, घाघरा और कोसी, ये तीनों ऊपर से मिल रही हैं, है ना। तो बायां तट है ये गंगा का। जैसे किसी का भी बायां दायां देखना हो ना, तो जिधर आदमी जा रहा है उधर ही, जैसे मान लो गंगा ऐसे जा रही है, ऐसे मान लो, इसको मैं मान लेता हूं घड़ी की सुई। ठीक है, गंगा ऐसे बह रही है, इसको मैंने घड़ी की सुई मान लिया। अब इसका बायां दायां कौन सा है, तो घड़ी की सुई जिधर घूमेगी वो तो दायां होता है, और घड़ी की सुई के विपरीत वाला बायां होता है। अब अगर ये घड़ी की सुई है जिधर गंगा बह रही है, तो घड़ी अगर मान लो सुई इधर हो तो ऐसे ही तो चलेगी, मतलब ये दायां हो गया, ऊपर वाला बायां हो गया। तो वही पूछ रहा है कौन सी बाएं से नहीं मिलती है, तो ऊपर से जो आगे मिल रही है वो सब बाएं वाली हैं। गोमती, घाघरा, कोसी बाएं से मिल रही है, सोन नदी जो है वो दाएं से मिल रही है। आप देख रहे हो सोन नदी से कितने सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट रिवर है, दिमाग में रखना इस बात को। ठीक है, सवाल आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पड़ जाती है, ये आपकी सोन नदी रही, और ये यमुना मिली यहां पर पड़ जाती है। ठीक है, यहां पड़ जाती है आपकी कैमूर। ठीक है, तो कौन सी नदी जल द्विभाजक का कार्य करती है यमुना और सोन के बीच में, तो यमुना और सोर के बीच में काम करती है जल द्विभाजक का आपका कैमूर रेंज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इनमें से सोन नदी का ही जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब एरिया, काफी बड़े एरिया में सोन नदी बह रही है इनमें से, इन सभी नदियों से। रामगंगा, गंडक, महानंदा ये काफी छोटी नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रिसेंट का ही पूछा हुआ सवाल है, रिपीट होने की संभावना है। चलो, गोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है, तो बंगाल के डेल्टा को ही पूर्वी पश्चिमी डेल्टा में डिवाइड किया जाता है, उसी का सब डिवीजन में नीचे आ जाता है गोरीबंदी डेल्टा। ठीक है, तो गोरीबंदी या गोरीबंद डेल्टा को याद रखोगे, अब गोरीबंदी मत कर देना इसको। ठीक है, चलो गोरीबंद को याद रखोगे, गोरीबंद डेल्टा किसका उपविभाग है, तो बंगाल के डेल्टा का ही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। देखो गंगा नदी घाटी की कौन सी उपनदी है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल है ना। उत्तरी कोयल गंगा की सहायक नदी पड़ती है आपकी जो गंगा की सहायक नदी पड़ती है आपकी एक सोन नदी, जो हम बार बार देख रहे हैं अभी, सोन नदी की सहायक है उत्तरी कोयल। ठीक है, लेकिन फिर आप जब देखोगे दक्षिणी कोयल नहीं, लेकिन बराकर नदी भी किसकी सहायक है, बराकर नदी सहायक है आपकी दामोदर नदी की।
तो दामोदर नदी भी गंगा का मतलब एरिया है भाई। मैंने आपको बताया फरक्का के पास से गंगा दो पार्ट में बढ़ जाती है, हुगली और बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा। तो जो हुगली है उससे आगे मिल रही है दामोदर, और दामोदर से आगे मिल रही है बराकर, तो बराकर भी गंगा नदी तंत्र का भाग हो गई। मतलब दो हैं। कौन सी उपनदी है? इसमें ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा। बीपीएससी का सवाल है, एक या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये दोनों नदियां हैं। चलो आगे चलते हैं। बिहार राज्य में गंगा के स्थित किनारे स्थित कितने जिले हैं? 12 हैं। ठीक है, 12 जिले हैं। यूपी में पूछे कितने जिले हैं? 28। ठीक है, तो क्योंकि बीपीएससी का सवाल है इसलिए बिहार में पूछा है। उत्तर प्रदेश में भी यही सवाल आपसे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कितने नगर हैं, तो कितने जिले हैं? तो 28 जिले हैं टोटल जिनसे गंगा बहती है और प्रवेश करती है सबसे पहले बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। चलो आगे देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है? पटना, लगभग 100 किलोमीटर, 99 दशमलव समथिंग है। तो पटना में गंगा क्या है? सबसे लंबी बहती है। ठीक है, ध्यान रखोगे इन क्वेश्चंस को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसीलिए आपको याद रहनी चाहिए। मैं कनेक्ट करा देता हूं कैसे न कैसे करके। ठीक है, चलो तो पटना में सबसे ज्यादा बह रही है गंगा, सबसे लंबी। बिहार के टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में बह रही है। उत्तर प्रदेश पूछ ले तो उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिलों में बहती है। और उत्तर प्रदेश में कहां से सबसे पहले प्रवेश करती है? बिजनौर से। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? देख लेते हैं। पुनपुन, अजय, जलांगी, जोंक। जोंक नदी से कोई मतलब नहीं है, ये तो दक्षिण भारतीय नदी की दक्षिण भारतीय नदी में पड़ती है जोंक नदी। बाकी पुनपुन, अजय, जलांगी ये सब गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है, गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इनमें से कौन भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोंक नदी भारतीय नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी नहीं होती है उत्तर प्रदेश से? जब आप गंगा की सहायक नदियों में देखोगे, जूम करके देख लो, तो जो गंडक है ना, ऊपर से पहले आके मिली रामगंगा, गोमती, घाघरा। गंडक जो मिलती है वो बिहार में जाके मिलती है, यूपी में नहीं बहती है, ऊपर से बह के आई और ये जहां मिली ये बिहार का एरिया है। ठीक है, बिहार में जाके मिलती है। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। बाकी देखो, सोन नदी तो यूपी में ही आके मिल रही है। शारदा नदी आप सब लोग जान रहे हो, उत्तर प्रदेश नेपाल की जहां सीमा है वहां से होकर आ रही है। हिंडन नदी तो ऐसे याद रख सकते हो, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो, अगर मान लो आपको हिंडन ना भी याद हो, कहां से कनेक्ट करोगे? सिंधु सभ्यता पढ़ते हो तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल पढ़ते हो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर पढ़ते हो उत्तर प्रदेश में, और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। तो हिंडन जब आलमगीरपुर के किनारे है और वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में निम्न में से तो ये नदी तो होगी। गंडक बची। गंडक नदी आपकी बिहार में आके गंगा से मिलती है और गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? सबसे पहले रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, इनको भी याद रखोगे। चलो निम्नलिखित में से कौन सी नदी फुतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फुतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिल रही है? इनमें से मिलेगी 47 का आंसर हो जाएगा आपका। फुतुहा के पास कौन सी गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है फुतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है, और पुनपुन ये फुतुहा बिहार में पड़ता है। ठीक है, पुनपुन नदी है। सोन तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है, तो पुनपुन नदी जो है फुतुहा के पास गंगा में मिलती है। चलो अब आ गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र अब तक इतना ही था, उससे इतने ही सवाल आए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी अभी हम देखेंगे। मेरी कलाकारी का एक मैप है, उसको समझ लीजिए। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के 10 या 12 सवाल हैं, उनको कर लेते हैं, फिर आपकी आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक वाइक कर दो। ठीक है, चलो बार बार मत कहलवाया करो। देखो भाई, ये आ गया आपका पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो आप हल्के आसमानी से कलर से देख रहे हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है या सांगपो नदी है। अब देखो इससे कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। ऊपर से जो आके मिल रही है, ये रही आपकी तीस्ता नदी। ठीक है, सिक्किम से निकलती है। संकोश और मानस ये नदी रही। ये सुबंसिनी नदी रही, ये मिलती है। ये तो मिल गई इसके बाएं तट से। अब दाएं तट से देखो कौन कौन सी नदी मिलेगी। ये यहां नामचा बरवा श्रेणी से घूम जाती है, यू आकार का टर्न लेती है। दिबांग और लोहित नदी मिलेगी, है ना। और इसी के बाद लोहित नदी पे ही क्या है? भूपेन हजारिका पुल है आपका, बहुत फेमस है।
फिर एक बोगीबील ब्रिज पूछा जाता है, कहां है? डिब्रूगढ़ में है बोगीबील ब्रिज, और यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। फिर नीचे बूढ़ी दिहांग, एक इस नदी को याद रखोगे, धनसिरी नदी इससे मिलती है ना, उत्तर वाहिनी होते हुए धनसिरी नदी मिलती है, और लास्ट में आके इससे बराक नदी मिलती है आपकी बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आपको मैप के माध्यम से मैंने बता दी। चलिए थोड़ा एचडी क्वालिटी में करके देख लेना वीडियो इस समय पे, ताकि आपको नदियां एक एक दिख जाएं, और प्रयास कीजिए कि ये नदियां, जो गंगा नदी तंत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, आप एक मैप लेके उसमें बना लो, नदियां दिखा लो, है ना, यमुना की सहायक नदियां दिखा लो, गंगा की सहायक नदियां दिखा लो, ब्रह्मपुत्र की दिखा लो, ताकि आपको इजी टू यूज हो जाए, है ना, ध्यान रह जाए चीजें। चलो मैं बार बार मैप इसीलिए बोलता हूं, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। हमने देखा था, जो क्या कहते हैं, पीछे हमने देखा नामचा बर्मा श्रेणी से ये यूटर्न लेके आ रही है, ये देखो नामचा बर्मा श्रेणी से यहां से मुड़ गई ना नदी। ठीक है, चलिए यूटर्न लेती है। यह यूटर्न किसकी वजह से बनता है? बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। तो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, मतलब हम तो जहां बहते हैं जी वहीं बहेंगे, तुम पहाड़ उठ जाओगे, तुम काट देंगे। तो पहाड़ के उत्थान के कारण तो वो नदी अपना रास्ता बदल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो पूर्ववर्ती नदी है। तो ये गलत हो जाएगा। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, है ना, यहां से हिमालय क्या है, सिंटेक्सियल बॉन्ड लेता है, अक्ष संघीय नमन है, नीचे की ओर झुकता है, उसी वजह से क्या है, वो यूटर्न लेती है। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जिसके नाम है यारलुंग जंगपो, सांगपो, ये सब उसी नदी के नाम है। चलो, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, तो वहां से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, तीन नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जो कहां से निकलती हैं? मानसरोवर झील के आसपास से ही तीनों नदियां निकलती हैं, है ना। सिंधु बह के इधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्र बह के इधर आ जाती है, और सतलज उसकी सहायक है ही है। अरे वाह, तीनों दे रखी हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी नदियां वहीं से निकलती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं जिसको बोलता हूं ना अच्छा सवाल है, रिपीट हो सकता है, वो मैं इस दृष्टि से बोलता हूं कि अगर मुझे एग्जामिनर बनाया जाए, अगर मुझे क्वेश्चन सेट किया जाए, तो मैं ऐसे सवाल पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सवाल हैं, कॉन्सेप्ट आपके जांच रहे हैं। ठीक है, चलो, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बैठी है? तो बराक तो नहीं बहती है, बराक ये देखो नीचे त्रिपुरा, ये रही बराक नदी, जूम करके दिखा देता हूं हल्का सा, ये रही आपकी बराक नदी, ये बराक नदी है, और ये जो आप आसमानी वाली देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बराक नदी है, और बराक नदी मिजोरम त्रिपुरा से होती हुई इसमें आकर मिल रही है। तो अरुणाचल से तो बहने का मतलब ही नहीं है, जबकि लोहित और सुबनसिरी क्या है, ये अरुणाचल से बहती हैं। देखो ये आपकी रही लोहित नदी, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, ये सुबनसिरी रही ऐसे करके आके ऐसे गिर रही है, तो ये भी अरुणाचल की पश्चिमी सीमा पर हो जाती है। तो 2 और 3 सही होगा, है ना। आप हटाओ, खाली बराक हटाओगे ना तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो बराक की लोकेशन भी अगर आपको पता है ना, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, मानस नदी किसकी सहायक उपनदी है? तो पीछे वाले मैप में ही देख लो, है ना, ऊपर से जो आ रही थी एक नदी, कौन सी? ये देखो आप, ये जो नदी आ रही है ऊपर से, मानस और संकोस, तीस्ता, संकोस, मानस, ये रही आपकी मानस नदी। ठीक है, ऊपर से आके बह रही है, सुबनसिरी से पहले बह रही है। तो मानस किसकी सहायक नदी है? मानस भी आपकी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्रा की। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन नदियों को, इन मैप को एक एक बार बना लेना, ये रिक्वेस्ट समझ लो, निर्देश समझ लो, आदेश समझ लो, जो मानना है समझ लो, या ये कह लो कि मतलब अब मैं क्या बोलूं कि उसका कहा हुआ है तो मैं टाल नहीं सकता, ऐसे भी तो कई डायलॉग मारते हो ना आप, तो मान लो कि उसका कहा हुआ है, या आपका कोई ऐसा है तो बोल देना कि भाई साहब मैप बना लो, चलो मतलब याद हो जाएगा यार, मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ठीक है, और ये क्या है? पद्मा। ये हम कहते हैं गंगा नदी को, बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो बांग्लादेश वाली अम्मा है वो शेख हसीना, तो अम्मा और पद्मा, तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी। चलिए 2-3 सवाल और रह गए। ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? देख लेते हैं कौन कौन सा है। तिब्बत में बह रही है, बांग्लादेश में बह रही है, भारत, इसको तिब्बत या चीन भी हो सकता है, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। भारत पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है,
भूटान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, जो ज्यादा सही आंसर होगा 54वें का, वो क्या होगा, किन किन राज्यों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या बी में से एक होगा, ठीक है। ए या बी में से एक होगा, क्योंकि पुराना सवाल है, 90 का सवाल है, आप ये देखो पुराना सवाल है। तो उस समय चाइना एक, वो तिब्बत एक अलग राज्य था, अब तो कोई भी हो सकता है। चाइना में ऊपर नहीं जाती है क्योंकि मेनली तिब्बत में ही बहती है, तिब्बत और चाइना दोनों दिए, तो तिब्बत ही आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, देख लो कौन कौन सी है, दिबांग है, लोहित है और कामेंग है। ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक है, कामेंग नदी शायद इसमें नहीं बनी हुई है, लेकिन ये तीनों ही नदियां क्या हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग भी, कामेंग भी, लोहित भी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिबांग और लोहित तो बराबर बराबर ही हैं, कामेंग भी यहीं कहीं होगी, एक बार देख लीजिएगा। तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। आगे देखते हैं, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर बहती है। ये बात तो सही है कि ये सिक्किम से होकर बहती है, लेकिन ये गलत है कि उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वहां से 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तीस्ता तो सिक्किम से ही निकलती है और नीचे आकर क्या होती है, बांग्लादेश में आके उसमें मिल जाती है। देखो जूम में देख लो, ये देखो ये रही आपकी तीस्ता नदी, ये देखो सिक्किम से ही निकलती हुई दिखाई है और आगे आके बांग्लादेश में आके किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो एक पहला गलत हो गया, पहला गलत, तो ये दोनों गलत हो गए। दूसरा सही है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और ये तीस्ता की हेल्पफुल नदी है, रंगित नदी, ये ठीक है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं, तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जा रही है, तीस्ता नदी तो ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है और ब्रह्मपुत्र और पद्मा मिलके आगे नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में जा रहे हैं। तो ये भी गलत हो गया, मतलब केवल 2 सही है इसमें और बाकी दोनों गलत हैं। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। आप मैप पे अगर आपको नदियां पता होंगी तभी आप इस सवाल को कर पाओगे। चलो, निम्नलिखित नदियों में से किसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो 3 नदियां हैं आपकी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ठीक है। चलो, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नहीं, तापी, ब्यास नहीं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। इसके साथ एक और जोड़ सकते हो, सतलज या सतलुज, ठीक है, जो भी आप लिखना पसंद करते हो, ठीक है। तो लिख लेना बुक पे ताकि आपको इस ऑप्शन के आगे भी याद रहे। अगला सवाल देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हां, तो तीस्ता नदी पहले फरक्का से पहले आकर गंगा में मिलती थी, लेकिन सन लगभग माना जाता है 1785-87 के आसपास गंगा तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आई थी और उसने अपना क्या किया था, मार्ग बदल लिया था और वो अब इधर गंगा में जाने की बजाय किस में जाने लग गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। तीस्ता पहले गंगा की थी, ब्रह्मपुत्र की हो गई, ठीक है। नदी अपहरण, ये जो पूरा प्रक्रिया हुई ना कि बाढ़ आई, नदी पहले ऐसे जा रही थी अब ऐसे चली गई। आप भी जो गांव देहात में रहने वाले बच्चे हो वो देखते होगे कि जब बाढ़ आती है तो नदी प्राय अपना मार्ग बदल लेती है। पहले उधर की तरफ नदी जा जाती, फिर अब इधर की तरफ आपके गांव की तरफ नदी ज्यादा होकर बहने लग गई। इस घटना को कहते हैं अपन नदी अपहरण, है ना, नदी अपहरण कहते हैं। हिमालयी नदियों की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है, गुण नहीं प्रमुख गुण है, ठीक है, प्रमुख गुण है, ठीक है। हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है क्या, नदी अपहरण, ठीक है, प्रमुख गुण है। तो ये भी सही है और ये इसी वजह से उसने मार्ग बदला था। तो कथन कारण दोनों सही हैं, उसकी सही व्याख्या भी है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है, मैप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।